देखते हैं, एक कोई जुड़े तो फिर हम लोग बातचीत करेंगे। इधर का नेट कनेक्शन चला जाता है कभी कभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। हम लोग लाइव हो चुके हैं तेज बाबू। जी सर, लाइव हो चुके हैं। हाँ, 4 आदमी जुड़ चुके हैं लक्ष्मण भैया। जी, तो फिर हम लोग बातचीत स्टार्ट करते हैं। शुरू करिए। समाजवादी चिंतन के अमर साधक भूपेन नारायण मंडल जयंती के पूर्व संध्या पर तेज पत्रिका द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम के सानिध्यकर्ता श्री दीपक प्रसाद, जो मगध विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं, और सबसे बड़ा जो परिचय दीपक सर का है, दीपक सर का यह परिचय है कि दीपक सर भूपेंद्र बाबू के परिवार से हैं और भूपेंद्र बाबू के पोते हैं। मैं इस कार्यक्रम में दीपक सर का स्वागत करता हूं। और हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के सहायक प्राध्यापक और विभिन्न मंचों पर, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख छप चुके उनके हमारे साथ हैं लक्ष्मण यादव, जिनका परिचय देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हम उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और दीपक सर से आग्रह करने से पूर्व भूपेंद्र बाबू का उन प्रमुख आशंकाओं के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहता हूं। वह आशंकाएं हैं जो भूपेंद्र बाबू ने 1960 के दशक में कही थी कि जनतंत्र में अगर कोई पार्टी या व्यक्ति यह समझे कि वही जब तक शासन में रहेगा तब तक संसार में उजाला रहेगा, वह गया तो सारे संसार में अंधेरा हो जाएगा। इस ढंग से की मनोवृत्ति रखने वाला, चाहे वह व्यक्ति हो या पार्टी, वह देश को रसातल में पहुंचाएगा। ऐसे उदात्त विचार के धनी कोसी के गांधी और कोसी नेपाल की तराइयों से लेकर राष्ट्रीय फलक पर चमकने वाले भूपेंद्र बाबू के जयंती की पूर्व संध्या पर हम उन्हें नमन करते हैं और दीपक सर को सादर आमंत्रित करते हैं कि आज के आमंत्रित वक्ता लक्ष्मण सर को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करें। दीपक सर, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भूपेन नारायण मंडल जयंती के पूर्व संध्या पर आयोजित तेज पत्रिका द्वारा एकल व्याख्यान भूपेन नारायण मंडल की आशंकाएं भविष्यवाणी और भारतीय लोकतंत्र का भविष्य पर मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के व्याख्याता हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तेज प्रताप पत्रिका के हमारे मित्र तेज प्रताप जी का आभार कि आपने भूपेन नारायण मंडल जी के जयंती की पूर्व संध्या पर आज यह आयोजन रखा है। ऐसे जरूरी आयोजन के लिए और एक बेहद जरूरी व्यक्तित्व पर बात करने के लिए आपने जो ये पहल की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दीपक जी का आभार, जिन्होंने लगातार इस पूरे मसले पर मुझसे बात की, संपर्क किया और खासकर उनका अभिवादन कि उन्होंने इस पुस्तक को मुझे प्रेषित किया। मैं आज जो कुछ भी बात करने वाला हूं, उसका आधार
समाजवादी चिंतन के अमर साधक भूपेंद्र नारायण मंडल, इस शीर्षक से जो पुस्तक मुझे मिली शरदेंदु कुमार जी के लेखन में, जिसके लिए दीपक जी ने यह पहल की और उन्होंने खुद मुझे यह पुस्तक भेंट की है। मैं बहुत आभारी हूं दीपक जी का। आभारी केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने एक विषय, एक पुस्तक या एक व्यक्तित्व से मुझे ताल्लुक कराया, एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में जब लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषाएं क्या है, नया बनता हुआ भारत किस दिशा में जाएगा, इसको लेकर एक गंभीर दूरदृष्टि रखने वाले समाजवादी चिंतक से मेरा परिचय कराया। मैं बेहद ईमानदारी से अपनी बातचीत की शुरुआत में यह कबूल करता हूं कि मैं वंचित था इस तरह की सूचनाओं और इस खास व्यक्तित्व से। तो बहुत आभार दीपक जी का इसके लिए। और जब आपने यह प्रस्ताव रखा इस मसले पर मुझे बात करनी चाहिए, तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी सामाजिक न्याय की पाठशाला श्रृंखला में व्यक्तित्वों की पाठशाला और किताबों की पाठशाला दोनों में इसका जिक्र करूंगा। तो ये प्रस्तावित योजना अभी भी प्रस्तावित है और आज जब मैं इस पुस्तक पर बात करने आया हूं तो मैं समझता हूं कि इतने बड़े कर्म साधक के बारे में 1 घंटे के भीतर सारी बातें नहीं हो पाएंगी, लेकिन इस पूरी पुस्तक के जरिए जो मुझे समझ में आया, जो हमारे आज के सवाल हैं, उन पर आज से 30 साल 40 साल पहले एक समाजवादी चिंतक क्या नजरिया रखते थे, जो आज के हमारे युवाओं को जानना बेहद जरूरी है। इन कुछ बिंदुओं पर आज जरूर बात करूंगा। आप सभी के लिए फिलहाल शुरू में ही मैं सभी श्रोताओं को यह सूचना जरूर दे दूं कि दिल्ली के अनामिका प्रकाशन से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। 2019 में यह प्रकाशित हुई है और इसके लेखक शरदेंदु कुमार जी हैं। शरदेंदु जी पटना विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं और इसमें जो लिखा हुआ है वो नंबर उनका, वो प्रोफेसर हैं और अध्यक्ष हिंदी विभाग के। इस पुस्तक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। भूपेंद्र नारायण मंडल को हम केवल एक चीज से जानते थे कि मधेपुरा में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम भूपेंद्र नारायण मंडल है। हम बीपी मंडल को ज्यादा जानते थे और सच बताऊं तो हमें नहीं अंदाजा था, इस तरह से सूचना, सामान्य सूचना थी कि बीएन मंडल एक अलग शख्सियत है और उनकी अपनी कुछ खासियतें हैं। बीपी मंडल जिन्होंने मंडल कमीशन की अगुवाई की, वो दस्तावेज लिखे जिसकी वजह से उनका नाम चर्चित है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन भूपेंद्र नारायण मंडल जी, जिनका जन्म 1 फरवरी 1904 को साहूगढ़ ननिहाल में अपने हुआ था और जन्म स्थान है इनका रानीपट्टी, मधेपुरा, बिहार।
जन्म के बारे में और बाकी बातें अभी छोड़ता हूं कि किस मुश्किल से कैसे कैसे इन्होंने अपना शुरुआती जीवन जिया। मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं। कोसी का इलाका, जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ, अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई और एक बेहतर पढ़ाई लिखाई के समानांतर आजादी की लड़ाई में जो गांधीवादी प्रभाव है, उस प्रभाव के चलते भूपेंद्र नारायण मंडल जी सीधे जंग आजादी से जुड़ते हैं। चाहे वो 1937 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 13 अगस्त 1942 को मधेपुरा कचहरी में तिरंगा झंडा फहराने वाले एक जन सैलाब का नेतृत्व करना हो, या 17 अगस्त 1942 को गिरफ्तारी देनी हो, भूपेंद्र बाबू हर जगह आगे खड़े मिलते हैं। 1945 में भागलपुर में जिला कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में भूपेंद्र बाबू को महासचिव बनाया जाता है। 23-25 नवंबर 1949 को पटना में आयोजित महासम्मेलन में भूपेंद्र बाबू की भूमिका रहती है। 52-53 में भूपेंद्र बाबू ने मधेपुरा में टीपी कॉलेज की स्थापना हुई। यहां मैं अपने सारे श्रोताओं को एक बात फिर से जोर देकर कहना चाहता हूं, जो मैं अक्सर कहता रहता हूं। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, इसको समझने की जरूरत है। सामाजिक न्याय का अर्थ मंदिर मस्जिद की लड़ाई करना नहीं है, शिक्षा के लिए लड़ना है। सामाजिक न्याय का अर्थ शिक्षा के लिए लड़ना है, और जितने पुरोधा हमारे सामाजिक न्याय के रहे वे शिक्षा से गहरे रूप से जुड़े रहे। ये जो कॉलेज है 1952-53 में ही मधेपुरा में उन्होंने टीपी कॉलेज की स्थापना की, विद्यालय खोला, मंदिरों और मस्जिदों की बात ही नहीं की थी। और मैं अभी आगे आके बात करने वाला हूं कि भूपेंद्र नारायण जी जब लोकसभा और राज्यसभा में चुने गए तो उनके भाषणों को हमें क्यों हर एक युवा को पढ़ना जरूरी है। उन भाषणों में चिंता है, उन भाषणों में इस देश के गरीब, कमजोर, मजलूम, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, असमानता, इनकी चिंता है। इस किताब के प्रारूप को देखिए, उसके जरिए ये बातें होंगी। तो मैं थोड़ा सा जीवन परिचय जो दे रहा था उसको पूरा करता हूं कि 52-53 में मधेपुरा में टीपी कॉलेज की स्थापना करते हैं, शैक्षणिक उत्थान के लिए लगातार काम करते हैं। 1952 में पहले विधानसभा चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी की ओर से चुनाव लड़े, लेकिन बीपी मंडल जी से हार गए। और 1957 में विधानसभा चुनाव में वे प्रत्याशी बनते हैं और बीपी मंडल जी को हराते हैं। हालांकि विधानसभा में ये अपनी पार्टी के इकलौते सदस्य थे, फिर भी कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों का हमेशा विरोध करते थे। और आजादी के बाद कांग्रेस के कथनी और करनी में जो फर्क दिखता था, उस फर्क के चलते बीएन मंडल जी लोहिया के करीब आते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ काम करते हैं और लगातार राजनीतिक सक्रियता के जरिए बौद्धिक हस्तक्षेप करते हैं। आज हमारे दौर की राजनीति उथली हो चली है। हम नेताओं के भक्त पैदा कर रहे हैं, ऐसे भक्त जो नाली की गैस से चाय बनाना, बादल था रडार नहीं पकड़ता इसलिए हवाई जहाज चलवा देना, गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी थे, गाय गोबर गौमूत्र के में ही सारा विज्ञान है, महाभारत काल में इंटरनेट था, ज्योतिष विद्या विज्ञान से बड़ी विद्या है। ऐसे दौर में हम जी रहे हैं। ऐसे वक्त में जब भीड़ बनाई जा रही हो, सजग बौद्धिक नागरिक न बनाया जा रहा हो, भूपेंद्र नारायण मंडल जी को पढ़ना, भूपेंद्र नारायण मंडल जी पर बात करना, अपने भीतर के
नागरिक बोध को फिर से जिंदा करना है। इसलिए भूपेंद्र नारायण जी उसके बाद कैसे तमिलनाडु के राष्ट्रीय अधिवेशन में 1959 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और 62 के आम चुनाव में मधेपुरा की संसदीय सीट से चुनाव जीतते हैं, लेकिन चुनाव रद्द करवा दिया जाता है। 1964 में फिर उपचुनाव में जीतते हैं और इस बार भी उन्हें पराजित घोषित कर दिया गया। यानी बिहार में लोकतंत्र का गला घोटना ये कोई नया काम नहीं है, ये कोई 2020 में ही हुआ हो ऐसा नहीं है, ये पहले से चला रहा है। लेकिन लगे हाथ यह बात भी रेखांकित करना बेहद आवश्यक है, बिहार लोकतंत्र को मजबूत करने वाली भी जमीन रही है। बिहार में जेपी से लेकर बीएन मंडल तक तमाम लोग हुए, इसलिए इस बात को रेखांकित करना बहुत जरूरी है। 1966 और 1972 में 2 बार राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं बीएन मंडल जी और लगातार कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हैं। 29 मई 1975 को इनका निधन होता है। तो ये छोटा सा जीवन परिचय मैंने इसलिए जानबूझ कर दिया, ये ठोस जीवन परिचय है, ऐसा जीवन परिचय नहीं कि जिसमें चाय कहां बेची पता ही नहीं, 35 साल तक भीख मांग के खाई पता ही नहीं, कहां गुफा में चले गए साधना करने पता ही नहीं, कौन साथ पढ़ा कौन मास्टर पढ़ाया कुछ पता ही नहीं। इन लोगों के बारे में सब पता है, लिखा हुआ है, इनके बोले को दर्ज किया गया है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी इससे वंचित है। इसलिए दीपक कुमार जी का, शरदेंदु जी का, तेज जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज इस विषय पर आयोजन करें। और उनके भविष्यवाणियों, उनके वक्तव्यों पर बात करने से पहले इस पुस्तक के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। मुझे लगता है जिस शक्ल में यह पुस्तक लिखी गई है, जिस शक्ल में इस पुस्तक पर काम किया गया है, ऐसे ही काम ऐसे सभी व्यक्तित्वों के ऊपर किए जाने की जरूरत है। जीवन परिचय और राजनीतिक विचारधारा के साथ साथ संसद में दिए गए उनके वक्तव्यों को विषयवार अलग अलग अध्याय में रेखांकित किया गया, संकलित किया गया। मसलन आम आदमी की चिंता, महंगाई, कृषि, उद्योग, रेलवे, अफसरशाही और जातिवाद, राष्ट्रपति शासन का औचित्य, राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी उपाय, अपना राज्य हित बिहार की चिंता, अलगाववादी आंदोलन, लोकतंत्र समाजवाद नैतिकता, राजनीति और नैतिकता, विदेश नीति, बजट पर प्रतिक्रिया, राष्ट्रीय हित, अर्थनीति, कानून में संशोधन, शिक्षा और सांप्रदायिकता, प्रेस और जनसंचार, भाषा समस्या, अपसंस्कृति और चरित्र निर्माण, ऐतिहासिक धरोहर, सोशलिस्ट पार्टी के में दिया गया अध्यक्षीय वक्तव्य। मैं जानबूझकर इन विषयों को पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं जो आगे ये मैंने जो फुटनोट लगाए हैं इस किताब को पढ़ते वक्त, इन विषयों के दायरे को देखें। आज हमारे नेता वैचारिक रूप से या तो अस्पष्ट हैं या पक्षधरता विहीन है। हम विचार छोड़ चुके हैं। हम दल में, चुनावी राजनीति में येन केन प्रकारेण सत्ता पाने और येन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज बने रहने की हिकमत में विचारों से समझौता कर चुके होते हैं। हम उस दौर में जी रहे हैं जब राजनेता वैचारिक रूप से इतने दरिद्र हो चुके हैं कि अगर उनसे बजट पे बात करने को कह दिया जाए, शिक्षा नीति पर, भाषा नीति पर, कृषि नीति पर, उद्योग की नीति पर, डेवलपमेंट के मॉडल पर, तो 2-4 मिनट में ही उनके भीतर की कलई खुल जाती है कि वो भीतर से कितने वैचारिक और बौद्धिक रूप से दरिद्रता के शिकार। जब मैं बीएन मंडल जी के इन भाषणों को पढ़ रहा था तो मैं यह बात महसूस कर रहा था कि बीएन मंडल जी का दायरा कितना बेहद दिलचस्प है, विस्तार है बीएन मंडल जी के पूरी राजनीति में। मैं कुछ संकेत करता हूं वह दायरा कैसे बढ़ा है। डॉक्टर लोहिया का एक कथन इस पुस्तक में शामिल किया गया, धन धरती के नीचे है और समानता लोगों के मन में है।
मन की संपदा की अभी खोज नहीं हुई है और यह तब तक फूलेगी फलेगी नहीं जब तक इस भेद को मिटाने के लिए संभव आर्थिक और राजनीतिक समानता के रूप में जाति प्रथा का विनाश आवश्यक है। राजनीतिक हमले का एक रूप होगा पिछड़ों का विशेष अवसर और 60% आरक्षण। पिछड़े वर्ग में सोशलिस्ट पार्टी महिलाओं, शूद्रों अथवा अहिंदुओं, हरिजनों यानी दलितों, आदिवासियों और मुस्लिम जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों की पिछड़ी जातियों को शामिल करने की कोशिश कर रही है। खासकर पिछड़ी जाति सोशलिस्ट पार्टी जनता को सावधान करना चाहती है, खासकर पिछड़ी जातियों को, कि वयस्क मताधिकार उनके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है। भले ही आज उसे कुंद कर दिया गया हो, क्योंकि वे खुद उसके प्रति जागरूक नहीं है। वे इस हथियार से ही कभी जाति का विनाश कर खुद के देश को शासक बन सकते हैं। जब 60% आरक्षण के रूप में विशेष अवसर दिए जाएंगे तो 90% आबादी के मन में छिपी हुई संपदा बाहर आएगी। सारा देश एक धमाके के साथ जाग उठेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये बात। आज राजनीति कहां खड़ी है? आज वोट की ताकत कौन पहचान रहा है? आज उन पिछड़े, दलित, पसमानदा, इन सबको पिछड़े में रख करके वंचितों, शोषितों को इस देश की मुख्य धारा में शामिल करने की राजनीति कौन कर रहा है? ये सवाल पूछना चाहिए। और इसी से जोड़कर मैं डॉक्टर लोहिया के इस कथन के साथ, लोहिया के जो वैचारिक वारिस हैं, ये मुझे समझ में आया। भूपेंद्र नारायण मंडल वो किस तरह से कहते हैं, जनतंत्र में अगर कोई पार्टी या व्यक्ति यह समझे कि वह जब तक वह ही जब तक शासन में रहेगा तब तक संसार में उजाला रहेगा, वह गया तो सारे संसार में अंधेरा छा जाएगा। इस मनोवृत्ति को, इस ढंग की मनोवृत्ति को रखने वाला चाहे कोई व्यक्ति हो, पार्टी हो, देश को रसातल में पहुंचाएगा। हिंदुस्तान में सत्ता से चिपके रहने की एक आदत पड़ गई है, मनोवृत्ति बन गई है, उसी ने इस देश के वातावरण को विषाक्त कर दिया है। मैं तो कहता हूं कि इस वाक्य को बड़ी बड़ी हेडिंग में हर व्यक्ति को अपने घर में लिखकर टांग देना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, या जब सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। कुछ जो ऐतिहासिक नारे, ऐतिहासिक स्लोगन्स हैं, यह कोटेशन बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल का यह कोटेशन मुझे उस कतार का एक कोटेशन नजर आता है, क्योंकि हमारी पीढ़ी के युवाओं को यह बात समझाने की जरूरत है कि देखो बीएन मंडल जी कैसे यह बात कह रहे थे कि व्यक्ति, हमारे यहाँ गांव में कहावत है, सब लोगों ने सुना होगा एक किस्सा। गर्मी की धूप थी, एक कुत्ता सड़क पर दौड़े जा रहा था और धूप से बचने के लिए सड़क पर चल रही एक बैलगाड़ी के नीचे दौड़ने लगता है। ऊपर ऊपर बैलगाड़ी दौड़ रही है और धूप से बचने के लिए उसके नीचे कुत्ता दौड़े जाता है। थोड़ी देर बाद उस कुत्ते को भ्रम हो जाता है कि इस बैलगाड़ी को तो मैं ही खींच के ले चल रहा हूं। मैं एकदम मदमस्त होके जैसे ही आगे बढ़ता है, बैल की एक लात उसे पड़ती है, वो ठोकर खाकर गिर जाता है और सड़क पर पड़ा पड़ा देखता है कि उसके गिर जाने, ठहर जाने के बाद भी वो बैलगाड़ी अपनी दिशा में चली जा रही है। भूपेंद्र बाबू ने इस बात को कितनी आसानी से हमको समझाया कि राजनीति में सत्ता से चिपकने वाले कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ पार्टियां ऐसा समझने लगती हैं कि अगर वो न रहेंगी सत्ता में तो दिन न होगा, सूरज न उगेगा। ये कितना महत्वपूर्ण वाक्य है। ऐसे कुछ और वाक्यों को आपसे साझा करता हूं जितना मैंने इस किताब को पढ़ने के क्रम में देखा है। भूपेंद्र बाबू का मानना था कि पिछड़ी, दलित और आदिवासी जाति समूहों को जब तक 60% आरक्षण नहीं मिलेगा वे कभी भी समाज की मूल धारा में नहीं आ पाएंगे। साफ मानना था भूपेंद्र बाबू का। भूपेंद्र बाबू कहते हैं, हमने कहा कि जब इस देश के एक वाकया है भूपेंद्र बाबू ने
राज्यसभा में 20 नवंबर 1973 को बोला है कि कुछ लोगों ने कहा कि आप जातिवाद बहुत फैलाते हैं। जैसे आज भी लोग कहते हैं, हम दलित पिछड़े आदिवासी की जब बात करते हैं, वंचित शोषित की जब बात करते हैं, तो इन्हीं विश्वविद्यालयों में हमको कहा जाता है कि ये सब जातिवादी लोग हैं। भाई जाति बनाया तुमने, जाति के नाम पर मलाई खा रहे हो तुम। देश भर के विश्वविद्यालयों में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, नेतागिरी में, हर जगह तुम ही काबिज हो। तुम्हारी आबादी 5 से 10% है और तुम 95% काबिज हो। और जातिवाद के शिकार हुए हम। तो जब हम जाति के नाम पर शिकार होने की पीड़ा को आवाज देते हैं तो तुम हमें ही जातिवादी करने लगते हो। भाई भूपेन बाबू के सामने भी यह संकट। तो भूपेन बाबू 20 नवंबर 1973 को राज्यसभा में बोलते हैं कि एक आदमी हमसे आया और कहा कि आप जातिवाद फैला रहे हैं। तो भूपेन बाबू ने कहा कि इस देश के बेस्ट ब्रेन चुने जाते हैं ना यूपीएससी के जरिए, वो सबसे मूल ब्रेन, सबसे बेस्ट ब्रेन होते हैं। और वो लोग जो नीतियां बना रहे हैं, आप उसका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं भाई? ये सब सारे बेस्ट लोग हैं, तो इन प्रशासन से आप संतुष्ट क्यों नहीं है? ये दृष्टि थी भूपेन बाबू की। 11 नवंबर 1970 का एक कोटेशन में जरूर पढ़ना चाहता हूं भूपेन बाबू का। उसी सिलसिले में जब उन्होंने कहा कि इस जाति, वे जो आरक्षण का विरोध करते हैं और मेधा, प्रतिभा और खुली प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जिनके पुरखों ने हजारों साल से इस देश का शासन किया है, इस देश पर शासन किया है, गरीबों पिछड़ों का शोषण किया है, अपनी मेधा और प्रतिभा को विवंशानुगत समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस कोटेशन को, आज भी यही हो रहा है। खासकर युवाओं से मैं अपील कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 11 नवंबर 1970 का ये कोटेशन है राज्यसभा में उनके भाषण का। वे वंशानुगत रूप से यह करते हैं जबकि वास्तव में वे अपराधी हैं। भूपेंद्र बाबू लगातार कहते रहे, आज हमारे देश में जो प्रशासन चला रहे हैं वे ही लोग हैं जो 2000 वर्षों से इस देश में शासन करते चले आ रहे हैं। आज हर जगह पर इस शासन को, आधार को बदलने की जरूरत है। आज हमारे देश में हरिजनों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े लोगों की संख्या 95% है। हम तो 85 ही कहते हैं, भूपेंद्र बाबू कह रहे हैं 95%। इसलिए जरूरी है कि 60% ऐसे लोगों को शासन में लाना होगा। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साथ। आज इन लोगों की सरकार में सभी तंत्र में रखना होगा। जिन लोगों को तकलीफ होती है वही उस तकलीफ को समझ सकता है, और जो शोषण करने वाला है और शासन करने वाला है वो इस चीज को न कभी समझ सकता है, न इसके दुख को दूर कर सकता है। ये है भूपेन नारायण मंडल, सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण पुरोधा। इनके भाषणों को जब मैंने पढ़ा तो इस बात को मैं बेबाकी से कहना चाहूंगा। और भूपेन बाबू 16 अगस्त 1966 में भी ये बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि पुराने समाज में यह हुआ कि जो शूद्र वर्ण के लोग थे उन्हें को राजकाज, समाज के इंतजाम से वंचित कर दिया गया, और समाज के इंतजाम से जो लोग वंचित रहते हैं वे सांस्कृतिक तरीके से और दूसरे तरीके से भी, जैसे राजनीतिक दृष्टि से भी पिछड़ जाते हैं। ये मनोविज्ञान है आरक्षण के पीछे काम करने वाला। वे पिछड़ तो जाते हैं, उनको उठाने का जो उपाय होना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि समाज के इंतजाम में उनका कोई हाथ ही नहीं। जब वो डिसीजन मेकिंग में नहीं है तो वो कैसे इन पूरे लोगों को। इसलिए जो लड़ाई है डॉक्टर अंबेडकर की, फूले पेरियार की, जिस लड़ाई में त्रिवेणी संघ में शामिल होकर के बीएन मंडल उसका काम करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होते हैं, बीएन मंडल पेरियार से प्रभावित होते हैं। इसलिए बीएन मंडल ये दृष्टि अपनाते हैं कि यह लड़ाई कितनी जरूरी है। मैं आगे चलता हूं। एक मृदुभाषी एक वाक्य याद आ गया, इस पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि जब ये दिल्ली रहते थे तो ये आवास आवंटित करने के लिए लोगों से कहते थे कि संसद के बिल्कुल करीब हमें आवास दीजिए ताकि हम पैदल जा सकें। अगर कहीं जाना होता था तो कैब या टैक्सी नहीं लेते थे, सार्वजनिक परिवहन से जाते थे। बीएन बाबू कुछ नहीं बनाया अपने लिए। ऐसे लोग, इन बातों को समझना क्यों जरूरी है। झाड़ फूंक, पीर पजार, टूना टोटका, गंडा ताबीज, कर्मकांड, इनका विरोध करते हैं बीएन मंडल। यह है उनकी भविष्य की दृष्टि।
बीएन मंडल एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो कर्मकांडी, जातिवादी, छुआछूतवादी, आडंबरवादी नहीं, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय का समाज है। यह है चिंता बीएन मंडल की। दरिद्र, उन्होंने कहा कि ये वैदिक चीजों में तुमने गरीबी को ग्लैमराइज किया, खुद गरीब थे नहीं, तुमने दरिद्र नारायण कहा। बीएन मंडल इस पर आरोप उठाते हैं। बीएन मंडल कहते हैं कि पता है, जैसे पुराने जमाने में जब दो लोगों में संघर्ष होता है तो एक गिरोह दूसरे को जान से मारकर उसकी जमीन जायदाद सब हड़प लेना चाहता है, वैसे ही कांग्रेस आजकल कर रही है कि एक को मार करके उसके सारे हक हुकूक को छीन लेना चाहती है। 13 दिसंबर 1973 को राज्यसभा में उन्होंने भाषण दिया कि जिस तरह आज आदमी को मछली खाने में, खस्सी खाने में, खस्सी समझते हैं, बकरी हमारी भोजपुरी में कहा जाता है, मुर्गा खाने में कोई भय नहीं होता, बेरहमी से उसको काट करके खाते हैं। उसी तरह बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोगों को तकलीफों को महसूस नहीं कर पाते। जितनी गरीबी है यह सब छोटे समाज के लोगों में है। यही तो वामपंथ था ना भाई। ये भारत के कम्युनिस्ट सारे अपर कास्ट, ये इस बात को समझ नहीं पाए। क्लास डायलेक्टिक्स, कास्ट डायलेक्टिक्स, इसमें पूरे वामपंथ का बंटाधार कर दिया। जगदेव बाबू याद आते हैं इसी सब के चक्कर में। बीएन मंडल हमें वहां खड़े नजर आते हैं। वो कह रहे हैं कि गरीबी इन्हीं लोगों में सबसे जाता है। ये आर्थिक दृष्टिकोण है बीएन मंडल जी का। बीएन मंडल जी आगे क्या कहते हैं, देखिए, मैं आगे चलता हूं उनके भाषणों से। एक एक चीज जो मैंने रेखांकित की है मैं उसको आपको सुनाना चाहता हूं। यूजीसी के लिए बीएन मंडल क्या कहते हैं। विश्वविद्यालयों में नौकरी और विश्वविद्यालयों की पूरी स्थिति को लेकर बीएन मंडल जी 26 नवंबर 1969 को राज्यसभा में भाषण देते हुए कहते हैं, यहां नौकरियों में बड़ी गड़बड़ी है, हम लोग लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीएन मंडल हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। विश्वविद्यालयों में घोटाले होते हैं, जातिवाद चलता है। ये बात राज्यसभा में बीएन मंडल कह रहे हैं कि बड़ी गड़बड़ी है। दूसरी नौकरियों की बात तो जाने दीजिए, लेकिन शिक्षण संस्थानों को भी जो नौकरी है उसमें भी पिछड़े समाज के लोगों के साथ बहुत अन्याय होता है। उसमें लोग पक्षपात के शिकार होते हैं। जात पात की वजह से जो इस तरह का अत्याचार होता है, अगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन बातों को नहीं देखता है फिर इस संस्था की क्या जरूरत है। बीएन मंडल उसी भाषण में आगे विस्तार से कहते हैं, क्या केवल पैसा देना, फंड देना यूजीसी का कोई मतलब रह गया? कौन लोग पढ़ रहे हैं, कहां भेदभाव हो रहा है? बीएन मंडल इसी भाषण में लिखते हैं, दर्ज किया है कि यूजीसी इस बात को क्यों नहीं रेगुलेट करती है कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों से लोग आते हैं इनको इंटरव्यू में नंबर कम दिया जाता है, इनको इंटरव्यू में पक्षपात किया जाता है। ये राज्यसभा में बोल रहे थे। ये है दृष्टि उस व्यक्ति की। आज के नेताओं को, अधिकांश नेताओं को इन सबसे फर्क नहीं पड़ता कि वो शिक्षा पर सवाल पूछें। इसलिए मैं बीएन मंडल को इतना महत्वपूर्ण मान रहा हूं। आगे देखिए, 20 मार्च 1973 का एक भाषण है राज्यसभा में। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में जाति पात का अंतर्विरोध पहले से ही चला आ रहा है और सारी ताकत एक ही जाति के हाथ में जा रही है। ध्यान से सुनिए, इतना ताकत तेवर थी उस व्यक्ति में, और ऐसे हमारे पूर्वाधार हैं सामाजिक न्याय के, हम लोग कमजोर पड़ते जा रहे हैं। जाति पात का अंतर्विरोध पहले से चला आता था, बड़ी जाति और छोटी जात का। अब यह सब सिमट कर एक जाति में चला गया है और सारी ताकत एक ही जाति के हाथ में जा रही है। अभी जैसे कि केंद्र की बनावट है, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, भारी उद्योग मंत्री, तमाम मंत्री सब एक ही जाति के हैं। इतना तेवर था उस आदमी में, संसद में खड़े होकर के कह रहा है तुम सब। आज जाके देखिए, आज कोई नहीं बोलने वाला है। उसके 44 कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उनमें से 40 के करीब ब्राह्मण थे। बहुत पुरानी बात है, अब तो और हो गए होंगे। कितने लोग हैं? ये सवाल कौन उठा रहा है? बीएन मंडल ये सवाल उठा रहे थे। इसी तरह राज्य के मुख्यमंत्रियों को देखिए, आज कमलापत त्रिपाठी, केदार पांडे, घनश्याम ओझा, नंदिनी सतपथी, परमार, नरसिंह राव, ये सब एक ही जाति के हैं। ये कैसा देश है और ये कैसे सबका देश है? बाबू भूपेंद्र जी इस पूरे सवाल को लेकर के आर्थिक विषमता, सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी,
नीतियों का है। मैं आर्थिक नीतियों पर भी आ रहा हूं, देखिए कैसे उन्होंने कितनी मैं संकेत कर रहा हूं दोस्तों, इसलिए संकेत कर रहा हूं कि एक आप ओवरऑल एक इमेज बनाएं कि भूपेंद्र बाबू क्या थे, भूपेंद्र बाबू को क्यों आज याद करना जरूरी है, और हमारे आज के सवालों को भूपेंद्र बाबू कैसे एड्रेस कर रहे थे। इसलिए उनकी भविष्यवाणियां, जो उनकी चिंताएं, जो उनके सामाजिक सरोकार हैं, वो अधूरे हैं। वो हमारी पीढ़ी के लोग अगर नहीं जानेंगे तो पूरा करने की बात छोड़िए, समझदारी कैसे आएगी कि कोई उनका इस्तेमाल कर रहा है। बैलगाड़ी, टैक्सी से चलना पसंद नहीं करते थे, चुनाव अभियान में बैलगाड़ी का सहारा लेने वाला व्यक्ति, पैदल अपने इलाके को घूमने वाला व्यक्ति। यहाँ एक जिक्र है, हमारे साथ दीपक प्रसाद जी हैं, पौत्र हैं उनके, इस किताब के पेज नंबर 68 पे उनका जिक्र है, इसकी भूमिका में भी जिक्र है। शरद यादव जी ने भी एक लेख लिखा है आखिरी में, शुरुआत में पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, मैं उनका भी जिक्र करूं, जो जिनका डीपी यादव जी, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री भारत सरकार, उन्होंने उनका जिक्र किया कि कैसे इस किताब के लाने में दीपक प्रसाद जी जो यहाँ बैठे हुए हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। 500 रुपए उस समय संसद में मिलता था, 400 रुपए से कम रकम बचती थी, और संसद भवन के बैंक में उनके पौत्र दीपक प्रसाद जो उसमें इंटर के छात्र थे, यदा कदा पैसा निकालने जाया करते थे। 20 या 25 रुपए की रकम एक बार में निकालते थे। उस बैंक के प्रबंधक ने एक बार उनसे बुलाकर पूछा भूपेंद्र बाबू के बारे में। उनकी जिज्ञासा बिल्कुल सहज थी। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि भूपेंद्र बाबू जैसे सांसद उन्होंने कभी नहीं देखा। इतनी सरलता और सादगी की कल्पना से परे उनके राजनीतिक व्यक्तित्व और प्रभाव की कोई भी लाभ उनके बेटों, पोतों या परिवार के लोगों को कभी नहीं मिला। ये लोहिया की विरासत थी, ये उस समाजवाद की विरासत है। असल में जो समाजवाद है, जो असल में समाजवादी चिंता है, वो बीएन मंडल में मुझे इस पूरी किताब को पढ़ने के दौरान देखने को मिली। अब उनके भाषणों को और विस्तार में देखते हैं। आम आदमी की चिंता नाम से एक किताब में शीर्षक है, और बड़ा अच्छा कोटेशन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पढ़े लिखे आदमी और बगैर पढ़े लिखे आदमियों में स्वार्थों की टक्कर है। पढ़े लिखे आदमी को बगैर पढ़े लिखे आदमी के मुकाबले में ज्यादा सहूलतें आज शासन में मिल रही हैं। इस तरह इस देश में दो गिरोहों के बीच में जीवन संघर्ष चल रहा है। इस लड़ाई के होते हुए देश का शासन अच्छी तरह नहीं चल सकता। इन दो गिरोहों में से वह गिरोह जो पहले से दबा चला आ रहा है, उससे ऊपर शासन नहीं किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गिरोह इन लोगों के ऊपर शासन करता है, उसका दिमाग और हृदय जब तक उन लोगों के प्रति नहीं बदलेगा, तब तक, जब तक वे उनके दुख दर्द को अपना नहीं समझेंगे, तब तक वे उनकी भलाई नहीं कर सकेंगे, उन्हें सहूलियत नहीं दे सकेंगे। इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। चिंता है भूपेंद्र मंडल की कि आप अगर बिना इस सब के कैसे इस समाज को बदलेंगे। तो ये भाषण मैं पढ़ रहा हूँ 14 मई 1969 का, राज्यसभा में दिया भाषण है। हमारी पार्टी की नीति है कि सैकड़ा में कम से कम 60 जगह उन लोगों को मिलनी चाहिए जो कि शुरू से शोषित हैं, जिन पर बराबर शासन और जिनका बराबर शोषण हुआ है। जब तक वे तंत्र में नहीं आएंगे, अपना कड़वा अनुभव नहीं साझा करेंगे, उस अनुभव के आधार पर शासन में अधिकार नहीं बनाएंगे, योजना और नीतियों में कोई सुधार नहीं हो सकता, और हिंदुस्तान का जो असली मर्ज है उसकी दवाई नहीं हो सकती, और वो मर्ज है जाति। स्पष्ट चिंतन है बाबू भूपेंद्र जी का। अब ये अगला भाषण पढ़ रहा हूँ 23 अगस्त 1973 को। यह सरकार कहती है गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। चिंता क्या है, देखिए ये कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में बिहार को जो बजट दिया गया खेती के लिए, वो कह रहे हैं कि आप गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, और पूरे संसद भवन को वातानुकूलित करने के लिए सेंट्रलाइज एयर कंडीशन को लगाने का जब प्रस्ताव आया तो भूपेंद्र बाबू ने उसका विरोध किया था, और उसके विरोध में कह रहे हैं कि खेती के लिए जो पैसा दिया गया है उसमें गरीब राज्यों के साथ आप भेदभाव करते हैं, और आंकड़े के साथ बोलते थे भूपेंद्र बाबू। भूपेंद्र बाबू की पूरे भाषणों को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, चाहे बजट पर भाषण हो, कृषि पर भाषण हो, उद्योग पर भाषण हो, शिक्षा पर भाषण हो, आंकड़े उनके पास। और देखिए आंकड़े क्या कहते हैं कि बिहार राज्य को कृषि के लिए 954 लाख मिला, 94 लाख मिला, वहीं गुजरात को 3650 लाख कृषि के लिए, 5651 लाख लघु उद्योग के लिए, महाराष्ट्र को 7000 लाख, 11,000 लाख लघु उद्योग के लिए। तमाम आंकड़े हैं, मैं वक्त नहीं जाया करूंगा आंकड़ों को पढ़ के, इशारे में बता दिया मैंने।
सांसद पढ़ा लिखा होना, वैचारिक रूप से स्पष्ट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जहां भी जाएगा आपके हक के लिए लड़ेगा, न बिकेगा, न झुकेगा, न डरेगा। भूपेन जी उस बात पर भूपेन जी आम आदमी की चिंता में कहते हैं कि सरकारी नौकरी में जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है उसके वेतन में वृद्धि का प्रतिशत पहली और दूसरी श्रेणी की वृद्धि के प्रतिशत से कई गुना कम है। यह है दृष्टि भूपेन बाबू की। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की चिंता है उनको। अधिकतम और न्यूनतम वेतन की असमानता के आंकड़े वो दे रहे हैं। हिंदुस्तान में 25.8 है, ऑस्ट्रेलिया में 9.6, अमेरिका में 6.7 है। डॉक्टर लोहिया याद आते हैं जब संसद में डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि इस देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब में 1 और 10 का अनुपात ही होना चाहिए। ये समाजवाद की ट्रेनिंग थी जो बीएन बाबू में यहां मिलती है। बीएन बाबू कहते हैं अपने एक भाषण में कि लोग फुटपाथ पर सोते हैं और हम कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। बीएन बाबू आज होते तो ये सवाल पूछते कि कृषि में बजट तुमने घटाया, रक्षा बजट तुम बढ़ा रहे हो, शिक्षा बजट तुम घटा रहे हो। एक शिक्षा नीति पर भी है सवाल। मैं कोशिश कर रहा हूं संकेतों में कुछ कुछ बातें पूरे उस व्यक्तित्व की एक रेखा चित्र आपके सामने पेश कर सकूं। और एक मास्टर प्लान बनाया गया था दिल्ली में कि इसको एक स्मार्ट शहर बनाया जाएगा। उस मास्टर प्लान के विरोध में बीएन बाबू कहते हैं कि जो झुग्गी झोपड़ी में है ये देश के गरीब किसान मजदूर वंचितों के लोग हैं। इन शहरों में 2 रोटी कमाने खाने आते हैं और उन लोगों का घर घर जिनको रहने के लिए घर नहीं, आप उनके घर उजाड़ करके स्मार्ट शहर बनाना चाह रहे हैं। बेसिकली आप इनको इस शहर से खदेड़ना चाह रहे हैं, इसलिए उसका विरोध करते हैं 2 सितंबर 1963 में। कृषि का मामला ज्वलंत है, कृषि पर बात जरूर करूंगा। ये भाषण है 28 नवंबर 1967 का। क्या लिख रहे हैं और इसको इन 3 कृषक कानून जो पास हुए हैं इससे जोड़कर देखिएगा। बीएन बाबू उस समय भी इस तरह के एक प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। जो यह विधेयक है और इस विधेयक का जो प्रावधान है इसको देखने से मेरा अपना विचार ऐसा है कि इस हाउस के सामने या संसद के सामने इस तरह का कोई विधेयक आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जो इसका विषय है वह विषय शेड्यूल 7 का है और यह लिस्ट 2 के अंदर है। चूंकि यह राज्य का विषय है इसलिए संसद के सामने यह बिल नहीं आना चाहिए। हम समझते हैं कि इस बिल के जरिए जो स्टेट का अधिकार है वह अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए यह बिल वापस होना चाहिए। और यह बिल था कीटनाशक विधेयक। और ये तीनों कृषक कानून देखिए कैसे संसद में किस तरीके से लोकतांत्रिक चरित्र का दमन करते हुए पास किए गए। भूपेन बाबू आज होते तो किसानों के साथ खड़े होते। भूपेन बाबू आज होते तो संसद में ललकार कर कह रहे होते कि तुम संसदीय प्रणाली का दमन कर रहे हो। भूपेन बाबू कृषि के लिए जो आवंटित पैसा है उसको लेकर के लगातार चिंतित होते हैं। भूपेन बाबू कृषक के सुधार के लिए कहते हैं कि ये जो कमजोर जोत के लोग हैं, छोटी जोत के लोग हैं, भूमिहीन है, उनका सवाल उठाते हैं। भूपेन बाबू कहते हैं कि इस काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि देश अन्न के बारे में जल्दी आत्मनिर्भर हो सके। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि इस देश को दूसरे देशों पर निर्भर कराकर यहाँ की पॉलिसी को बदलने की ज्यादा कोशिश रहती है। यही कारण है कि यहाँ पर अन्न की पैदावार ज्यादा नहीं बढ़ पा रही। भूपेन मंडल कहते हैं कि बीज, पानी, भूमि सुधार, उर्वरक, इन चीजों को ठीक करिए, कृषि में पैसा ज्यादा दीजिए ताकि इस देश का किसान मजबूत हो सके, और किसान मजबूत होगा तब ये देश मजबूत होगा। यह भूपेन नारायण मंडल का विजन। यह सामाजिक न्याय। आज सामाजिक न्याय की जरूरत है किसान आंदोलन के साथ खड़े होने की, क्योंकि इन किसानों में 90% दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं हैं। वो सामाजिक न्याय जिनके लिए हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं वही सारे लोग तो किसान, मजदूर, कामगार हैं। चौधरी छोटू राम, उसे कमेरा जाति के लोग कहते थे। बाबू जगदेव प्रसाद और तमाम लोग उसे वंचित, शोषित कहते थे। उद्योग नीति, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, आंकड़ों के साथ कहते हैं कि लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ाओ। आंकड़ों के साथ बीएन मंडल कहते हैं कि कैसे बड़े उद्योगों के हाथ में सब आप बेच रहे हो। आज वही हो रहा है, अंबानी अडानी के हाथों में सब बेचा जा रहा है। ये है बीएन मंडल का पूरा दृष्टिकोण। एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको जरूर आपके सामने साझा करूंगा। अफसरशाही समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी।
ब्यूरोक्रेसी के ऊपर यूपीएससी और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बीएन जी ने भाषण दिया 26 अगस्त 1969 को। और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी पढ़ लिख करके ये जो लोग जाते हैं ना, ये अंग्रेजी अनिवार्य करने वाले लोग वो लोग हैं जो एक ही जाति के लोग हैं। क्या लिख रहे हैं? एकात्मकता अंग्रेजी में पढ़े लिखे बड़े जाति के लोगों के साथ है। अधिकांश आईएएस आईपीएस का जन्म इसी श्रेणी के लोगों के अंदर हुआ है और जिनकी संख्या 1% है और इस समाज की हजारों साल से आदत रही है अपने से इतर लोगों का शोषण करने की। ये तेवर, ये हिम्मत कितने लोगों में है जो सदन में ये बात बोल रहे हैं? बीएन मंडल जी, 1% लोग इनकी संख्या है और इस समाज की हजारों साल से आदत रही है अपने से इतर लोगों का शोषण करने की और अपने ऊपर शासन करने की और उनके ऊपर शासन करने की। आज की सिविल सर्विस उस 1% की आदत और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है और इसीलिए हिंदुस्तान का जनतंत्र बलशाली नहीं हो पा रहा है। ये लोकतंत्र कैसा होगा भारत का, इसकी चिंता कर रहे हैं बीएन मंडल हर एक सेगमेंट में। उद्योग हो, खेती हो, किसानी हो, मजदूरी हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, बिहार की चिंता में इन्होंने इतने सारे डिटेल दिए हैं। अभी मैं उसको छोड़ रहा हूं और उसको किस तरह से इस देश को बनाने के लिए जरूरी चीज है उस पर देखना चाहिए। शिक्षा और सांप्रदायिकता नाम से एक संकलन है। ये बड़ा प्रसिद्ध सा वाक्य है और यह भाषण है। मैं फिर से कह रहा हूं, सदन तो जमूरों से भर गया है। तेरा एडीआर की रिपोर्ट है कि 43% लोग इस समय संसद में ऐसे बने जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवाद के मुकदमे में जेल गई थी, वो हमारी नीति नियंता बनी है। कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, ये सारे लोग बैठे हुए। अरे कहाँ वो दौर क्या रहा होगा जब बीएन मंडल उस सदन में बैठ करके 20 अगस्त 1969 को राज्यसभा में ये कहने का तेवर अपनाते हैं कि इस देश के विश्वविद्यालय सांप्रदायिक हो रहे हैं, शिक्षा सांप्रदायिक की जा रही है, सांप्रदायिकता से शिक्षा को बचाना होगा। क्या लिख रहे हैं? बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान मदन मोहन मालवीय जी का है। मदन मोहन मालवीय जी देशभक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन साथ ही साथ महामना मदन मालवीय जी उस जमाने के आदमी थे जिस जमाने में धर्म की छाप लोगों के दिमाग पर रहा ही करती थी। स्वतंत्र होने के पहले धर्मनिरपेक्षता का नारा उतना स्पष्ट नहीं हो पाया था जितना कि देश के स्वतंत्र होने के बाद हुआ। इसलिए बनारस जो संस्कृत और हिंदू धर्म का केंद्र माना जाता था, वहां हिंदू संस्कृति का प्रभावशाली वातावरण रहना स्वाभाविक था। यही कारण था कि शुरू में आरएसएस जो इतना खुराफात करने वाला नहीं मालूम पड़ता था, मालवीय जी ने उसको जगह दे दी होगी, ऐसी कल्पना की जा सकती है। लेकिन बाद में आरएसएस के जरिए देश में जो शैतानी की गई है, ध्यान से सुनिए, बाद में आरएसएस के जरिए देश में जो शैतानी की गई है वह भी सामने आई है। महात्मा गांधी की बात को देश जानता ही है। इधर जितने दंगे हुए हैं उनमें कितना हाथ आरएसएस का रहा है यह हम सब जानते हैं। भूपेन बाबू होते तो आज और ललकार करके आरएसएस के खिलाफ खड़े होते, वो अपने जमाने में खड़े थे। भूपेन बाबू क्या लिख रहे हैं आगे, क्या बोल रहे हैं? 20 अगस्त 1969 को राज्यसभा में ये सब डॉक्यूमेंटेड होगा। हमारे इतिहास को मिटाया जा रहा है, हमारे लोगों को नई पहचान दिया जा रहा है कि भूपेन नारायण कौन है। मैं तो कह रहा हूं दीपक जी से और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से, इस किताब को घर घर पहुंचाइए। ये कितनी महत्वपूर्ण किताब है। क्या लिख रहे हैं आगे? जो संस्था इस तरह का विश्व भ्रमण करती है जिसको सांप्रदायिकता कहते हैं, उसका यूनिवर्सिटी कैंपस में रहना न विश्वविद्यालय के लिए और न देश की स्वस्थ राजनीति के लिए अच्छा है। आरएसएस को बेदखल किया जाए इस पूरे देश से, ये है चिंता, ये इनका वजूद। इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि सरकार या जो यूनिवर्सिटी के अधिकारी हों, उन लोगों को इस दिमाग से काम करना चाहिए कि वहां पर सांप्रदायिक वातावरण कायम ना हो सके। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, बीएचयू को करीब से देखा है। सारे विश्वविद्यालय ब्राह्मणवाद के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ हैं और बनते जा रहे हैं। और अब तो इस देश का सारा विश्वविद्यालय आरएसएस का गढ़ बनता जा रहा है। और दलित पिछड़े आदिवासियों घंटा बजाओ बैठ करके, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया राम मंदिर, तुमको न शिक्षा मिल रही, रोजगार मिल रहा है। तुम्हारे पुरखे जो सामाजिक न्याय के पुरखे थे, शिक्षा रोजगार के लिए लड़ रहे थे और आप इन बातों को न जानते हो, ना आपको बताया जाएगा, आपको झूठ बोला जाएगा यूनिवर्सिटी में बैठ करके। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है,
कोई आंदोलन इस देश में नहीं है, डूब मरना चाहिए इस देश के सामाजिक न्याय का नाम लेने वाले लोगों। शिक्षा, रोजगार, सब कुछ आपके हाथ से छीन लिया गया और आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसी समय फंसे हुए, आरएसएस और जहरीले भाजपा को वोट दिए जा रहे हैं। देखिए भूपेन्द्र नारायण मंडल 28 नवंबर 1968 को राज्यसभा में क्या बोल रहे हैं, साल दर साल यूनिवर्सिटी या बोर्ड की परीक्षा होने से साल भर में जितनी पढ़ाई होनी चाहिए उतनी पढ़ाई हो ही नहीं पाती और परीक्षा आ जाती है। फिर अधूरी पढ़ाई किए हुए जब लड़के इम्तिहान देने जाते हैं तो फिर वहां धड़ल्ले से चोरी चलती है और वे किसी न किसी तरह पास हो जाते हैं। जो कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर वगैरह रहते हैं वे जाति की वजह से या किसी, और ये जो पहली वाली बात है ना, पहले साल भर में एक बार परीक्षा होती थी, नई शिक्षा नीति ने लागू कर दिया सेमेस्टर, और सेमेस्टर में भी जल्दी जल्दी इम्तिहान, केवल डिग्री छाप के बांटते जाओ, बेरोजगारों की भीड़ तैयार हो। अरे दलित पिछड़े आदिवासियों को जब शिक्षा मिली तब तो वो थोड़ा सजग होने लगे थे। आपके हाथ से शिक्षा छीनी जा रही है और हिंदू मुस्लिम का नफरत दिया जा रहा है, मंदिर मस्जिद घंटा बजाओ, यही सब ये भूपेन्द्र नारायण मंडल कह रहे हैं। प्रोफेसर लोग जो एक ही जाति के हैं या किसी दूसरी वजह से जो अच्छे लड़कों से जाति पूछते हैं, नंबर कम देते हैं, उनको परीक्षा में दबा कर रखते हैं, और जो उनके मनपसंद लड़के होते हैं उनको बढ़ाकर नंबर देते हैं, और आप इस तरह आगे के लिए उनका भविष्य बनाने की कोशिश की जाती है। यह भी एक बीमारी आज कॉलेजों में देखी जा रही है और इस पर भी मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 28 नवंबर 1968 को एक सांसद राज्यसभा में खड़े होकर के शिक्षा बचाने के लिए लड़ रहा है। इसके आगे वो भाषा की बात करता है कि अंग्रेजी के नाम पर तुम दलित पिछड़े आदिवासियों को बाहर भगाते हो। जन भाषा, लोक भाषा लोहिया की थी, भारतीय भाषाओं में काम होना चाहिए, यह है इस पूरा मामला। इसलिए बीएन मंडल जी, सादगी ऐसी, कहा जाता है कि जब ये बोलने खड़े होते थे तो लोग चुपचाप सुनते रह जाते थे। बीएन मंडल जी का इतना महत्वपूर्ण, ये कह रहे हैं कि सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का अर्थ शरद यादव जी लिख रहे हैं कि भूपेन्द्र नारायण मंडल कहा जाता था। 1957 में जब बिहार में संवित सरकार की गठन का मौका आया तो मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को ठुकराकर समाजवाद के सिद्धांत को अक्षुण्ण रखा भूपेन्द्र मंडल जी ने। 12 अक्टूबर 1967 को लोहिया जी के निधन के उपरांत इनका कद और बढ़ गया। 72 में वो पुनः राज्यसभा के लिए चयनित हुए, मृत्यु पर्यंत राज्यसभा में रहे। 29 मई 1976 को एक संत की भांति समाजवाद का अलग जगाते हुए इस राजनीतिक योगी ने टेगराहा नाम ग्राम में अपनी अंतिम सांस ली। ये महत्वपूर्ण बात है। भोला सिंह जी ने इतना महत्वपूर्ण ढंग से याद करते हुए, इसमें भी इनका लेख है, इस किताब के आखिरी चरण में 2 लेख हैं भोला सिंह का, रोम पोप का और सहरसा गोप का नारा। कैसे एक बहुत बड़ी, विजय विनायक जी, अनूप लाल जी, असेचर जी, फहीम जी, सच्चिदानंद जी, इन सब के साथ भूपेन्द्र जी कितना बड़ा समाजवाद का एक केंद्र बनाते हैं। 74 के आंदोलन में संसोपा से लेकर इमरजेंसी का विरोध करने तक भूपेन्द्र जी, जैसे कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, तो भूपेन्द्र बाबू इनसे सहमत नहीं थे, परंतु कांग्रेस के खिलाफ जन आंदोलन से इच्छुक थे, पार्टी विहीन आंदोलन का विरोधी था। और ये बात लिखते हुए कहते हैं कि कैसे भूपेन्द्र बाबू को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी भूल मानता हूँ, भूपेन्द्र बाबू की इच्छा का अनादर नहीं करना चाहिए था। और कैसे वो इस्तीफा देते हैं, भूपेन्द्र बाबू को कैसे याद करते हैं, पिताजी को याद करते हुए चंद्रशेखर यादव जी कैसे महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ बातें रेखांकित की थी इस पुस्तक में, वो बातें मैंने कह दी हैं। और चूंकि 1 घंटे का प्रायोजित कार्यक्रम था, तो प्रस्तावित कार्यक्रम था, तो मैं अब चाहूंगा, तेज प्रताप जी, मेरी बात पूरी हो गई है। संक्षेप में मैं केवल ये कहूंगा कि यह किताब इस देश के हर सामाजिक न्याय का नाम लेने वाले पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, नेताओं को खासकर पढ़नी चाहिए कि नेता कैसा होता है। और हमारी पीढ़ी के युवाओं को इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि शिक्षा हो, रोजगार हो, कृषि हो, उद्योग हो, शहरीकरण हो, भाषा हो, शिक्षा नीति हो, यूपीएससी हो, तमाम तरह की चीजों में कैसे एक व्यक्ति का दृष्टिकोण कितना अच्छा है, विस्तार है, आंकड़ों के साथ बात करते हैं, और जीवन शैली इतनी सहज कि समाजवाद गाली न बन जाए, सहज जीवन शैली। और मैं जब दीपक जी से बात करता हूं तो मैं वह सहज जीवन शैली, सहज व्यक्तित्व, विनम्रता जो इनकी भाषा में है, मुझे लगता है कि वो विरासत में मिली है। मैं नमन करता हूं उनकी जयंती पर, जो कि कल है 1 फरवरी को, मैं उनकी जयंती पर उन्हें अपनी
अपनी पूरी भाव वेदना के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ मैं बीएन मंडल जी को याद करता हूं और दीपक जी का आभार व्यक्त करता हूं, तेज प्रताप जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैंने बहुत संक्षेप में, बहुत छोटा हिस्सा बीएन मंडल जी के बारे में बताया है। आगे कभी मौका मिलेगा अपने यूट्यूब चैनल से, अपने फेसबुक से विस्तार में बातें करूंगा। मैं बेहद प्रभावित हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर बहुत बहुत आभार लक्ष्मण सर आपका। आपने महत्वपूर्ण समय दिया, तेज पत्रिका के इस पेज पर आप आकर व्याख्यान दिए और एक सारगर्भित व्याख्यान देने का काम किया। भूपेंद्र नारायण मंडल के बारे में बस इतना ही कहूंगा, मसहर बदायूनी के शब्दों में, आंधियां ही अब करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। ऐसे ही जान वाले दीपक भूपेंद्र नारायण मंडल थे। और अंत में समाजवादी इस व्याख्यान का, इस सत्र का समापन करते हुए समाजवादी साहित्य चिंतक, समाजवादी विचारधारा के साहित्य चिंतक, आलोचक और प्रसिद्ध निबंधकार विजय देव नारायण शाही के प्रसिद्ध निबंध साहित्यों के अंतिम वाक्यों, अंतिम शीर्षकों, अंतिम वाक्यों के साथ इस कार्यक्रम का समापन करूंगा। साहित्य क्यों है निबंध में उन्होंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए लिखा है, जो आज के और भूपेंद्र बाबू की वर्तमान भविष्यवाणियां, उसके आशंकाएं, भविष्यवाणियां और भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान भविष्य पर, वर्तमान समय पर सटीक बैठती है। वह पंक्तियों को उद्धृत करते हुए इस कार्यक्रम का समापन करूंगा और पुनः आपका बहुत बहुत आभार। वह पंक्तियां यह है, पांव रखते ही बांस का पुल चरमराता डोलता है, कहीं नीचे बहुत गहरे अतल खाई है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका और इस कार्यक्रम के सानिध्यकर्ता दीपक प्रसाद सर का, और जो किताब से आपने व्याख्यान दिया उस व्याख्यान के उस किताब के लेखक आदरणीय मेरे प्रिय शिक्षक डॉक्टर सरदेंदु सर का, जिनके प्रेरणा से, जिनके सानिध्य से, जिनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम इस रूप में आई और दीपक सर के सफल सहयोग से, प्रेरणा से इस रूप में यह कार्यक्रम आयोजित हुई। और आपका पुनः आभार। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करता हूं और आपका पुनः आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई तेज प्रताप जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप ऐसे करते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं तेज प्रताप जी आपको। बहुत बहुत आभार भैया, प्रणाम भैया।